हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में जो कि मैं आपके लिए लाया हूं बहुत सारी रिसर्च करने के बाद। और ये हमारे देश से रिलेटेड है, कुछ हमारे देश और कटर से रिलेटेड ये वीडियो हम बनाएंगे पूरा। और इस वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोग समझ गए होंगे किस टॉपिक पे है। तो चलिए थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देता हूं मैं आपको इस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है हमारे पूर्व 8 नौसैनिक अधिकारियों के बारे में जिनको कटर ने 2022 में गिरफ्तार किया था। क्यों गिरफ्तार किया था, अभी तक क्या हुआ, इन सब की डिटेल्स आपको इस वीडियो में बनी रहेगी। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कुछ चीजें इसके बारे में, इन पे कुछ आरोप लगाए गए हैं, क्या आरोप लगाए गए हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खुलासा तो वहां के अधिकारियों ने पूरे तरीके से नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे सूत्रों के द्वारा जो न्यूज आर्टिकल्स हैं या जो इंटरनेट है वहां पे लिखे जो हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको सारी चीजें आज बताऊंगा कैसे क्या हिसाब है और क्या सीन है। तो 26 अक्टूबर 2023 को कतर की एक अदालत ने उनको मौत की सजा का फरमान सुना दिया। जिसका मतलब है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कतर हो गया, दुबई हो गया, ये सारे जो देश हैं यहाँ पे बहुत मतलब डेथ पेनल्टी बहुत इजीली दे दी जाती है। और जब बात कुछ देश से रिलेटेड हो तब तो लोग मेरे ख्याल से ऐसी भी दे ही देंगे, कोई ज़्यादा। लेकिन क्योंकि ये भारतीय 8 नौसैनिक है और जब तक ये लोग नौसेना में रहे हैं, बेदाग रहे हैं, इन पे कोई दाग किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है, तो इसलिए ये जब बात हमारे केंद्र के पास पहुंची, हमारे देश के पास पहुंची, तो इन्होंने क्या उपाय अपनाए, क्या तरीके अपनाए, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड अब इस मुद्दे को मैं एक चीज बताता हूँ कि ये कटर वाला कैसे आया बाहर, मैं बताता हूँ। पिछले साल 25 अक्टूबर को मीतू भार्गव नाम की महिला ने ट्वीट कर बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर 57 दिन से 57 डेज से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में। मीतू भार्गव कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहनें इन अफसरों पर कथित तौर पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप है। ठीक है। और जहां तक कतर की न्यूज वेबसाइट है, कोई मैं नाम बताता हूं आपको, अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों पर कतर के सब मरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी इजराइल को। तो इन 8 सैनिकों के नाम कुछ इस तरीके से हैं। कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा एंड कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर सुगनुकार बकाला, कमांडर अमित नागपाल और कमांडर राजेश है। इन 8 को कटर ने गिरफ्तार किया हुआ और 1 साल से ज्यादा हो गया इन लोगों को कटर की जेल में। जब ये बात भारत के प्रधानमंत्री, भारत के अधिकारियों के पास पहुंची तो उन्होंने कैसे इसका हल निकाला जाए, कैसे उनको इस मुसीबत से बचाया जाए और कैसे इन लोगों को देश से जितनी सहायता दे सकते हैं, क्योंकि एक तो भारत के नागरिक है, दूसरा वो एक नेवी पुराने नेवी अफसर्स हैं, पूर्व नौसैनिक। तो ऐसे ही अगर हम उन्हें फांसी होने दें तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या सीन है, क्या मैटर हो तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन अब कतर के कोर्ट ने तो फरमान सुना दिया फांसी का, अब क्या करता है देश। तो इसके लिए जो मैंने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि टोटल 4 ऑप्शन बचते हैं, जो कि हमारे न्यूज आर्टिकल्स वगैरह में भी लिखे हुए हैं। मैं साइड में लगा दे रहा हूं, आप लोग देख लो। ठीक है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन बचता है कानूनी लड़ाई। ठीक है, कानूनी फाइट। तो इसमें एक हमारे एडवोकेट हैं आनंद ग्रोवर। ठीक है, उन्होंने इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में बताया है कि भारत अपने नागरिकों को सजा से बचाने के लिए सरकार अंतरराष्ट्रीय कोर्ट की मदद ले सकता है। ठीक है, या फिर कतर पर राजकीय दबाव बनाकर नागरिकों को फांसी से बचा सकता है। कतर की ऊपरी अदालत में जाके उस सजा के खिलाफ अपील करे, आवेदन करे और वहां की कानूनी लड़ाई लड़े। जो भी फैसला आता है वो आगे देखा जाए। और एक सबसे मेन बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ICCPR के प्रावधान कहते हैं कि आमतौर पर कुछ मामलों को छोड़कर फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। ये इंटरनेशनल लॉ है जिनको सारे देश मानते हैं। और ये भी एक ऑप्शन बचता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पे जाके
इसके खिलाफ, फांसी के खिलाफ जा सकते हैं, जिसमें चांसेस है कि फांसी की सजा से बचाया जा सकता है। अब जब बात देश की आ रही है, जब बात देश के लोगों की है, तो कूटनीतिक तरीके भी तो अपनाए जा सकते हैं। तो जो दूसरा तरीका बचता है वो कूटनीतिक तरीका बचता है। अब भारत कतर अधिकारियों से सीधे बात कर सकता है या फिर उसके मित्र देशों से बातचीत कर कतर सरकार से अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए बोल सकता है। साल 2017 में भारत ने तब कतर की मदद की थी जब अरब देशों ने उसके साथ राजनयिक खत्म कर दिए थे। इसके चलते कतर को आयात निर्यात के लिए सुदूर बंदरगाहों का इस्तेमाल करना पड़ा था। ठीक है, तब गंभीर खाद्य संघर्ष से गुजर रहे कतर की भारत सरकार ने भारत कतर एक्सप्रेस सेवा नामक समुद्री आपूर्ति लाइन के जरिए मदद की थी। बहरीन, मिस्र, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर कतर से रिश्ते खत्म कर लिए थे। तब हमारे देश भारत ने उसकी मदद की थी। इसके तरीके से भी हम कूटनीतिक तरीका अपना के थोड़ा सा उनसे अपने सैनिकों को फांसी देने से बचा सकते हैं। तो ये तो अपना दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन होता है राजनीतिक दखल। 8 नागरिकों को छुड़ाने के लिए प्रधानमंत्री के स्तर पर राजनीतिक दखल की भी बात कही जा रही है। इसके लिए कतर सरकार को क्षमा याचना की अपील की जा सकती है। मतलब प्रधानमंत्री लेवल पर अगर बात होती है तो इसके लिए भारत सरकार क्षमा या उन 8 के लिए मांग के अपील करके उनको बचा सकती है। और जो हमारा चौथा है उसका भी मैं आपको बता देता हूं। अब जब मैं चौथा रास्ता आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो रास्ता मैक्सिमम लोगों को पता होगी जो भी पॉलिटिक्स को रीड करते होंगे, जो नॉर्मली भी इन चीजों में होंगे, न्यूज वगैरह रीड करते होंगे। अंतरराष्ट्रीय दबाव। ठीक है, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। भारत सरकार के पास संयुक्त राष्ट्र अमीरात का भी रास्ता खुला हुआ। संयुक्त राष्ट्र का सहारा लेकर कतर पर भारतीय नागरिकों के लिए दया याचना, इसे क्लेमेंसी कहते हैं, दया याचना इक्वल्स टू क्लेमेंसी की अपील कर सकता है। साल 2017 में जब भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया था, उस समय भी यही तरीका अपनाया गया था। कैसे बताता हूं। पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था और मौत की सजा सुना दी थी कुलभूषण जाधव को। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि वो एक बिजनेस ट्रिप के लिए ईरान गए हुए थे, जहां से पाकिस्तान ने उन्हें अगवा कर लिया था। पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ भारत सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मौत की सजा के फैसले पर रोक लगा दी। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब कोई देश वहां जाता है तो मैक्सिमम चांस रहता है कि वो फांसी की सजा रोक लगा दी। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव के साथ भी यही चीज हुआ था कि भारत जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गया था, कोर्ट में गया था, तो उन्होंने फांसी की सजा पे रोक लगा दी थी। हालांकि ज्यादा वो अलग बात है, फांसी की सजा पे वो हो गई, लेकिन अभी भी कुलभूषण जाधव अभी भी पाकिस्तान की जेल में बंद है। लेकिन हाँ, फांसी की सजा से बचे हुए हैं अभी, और आगे भी इसका प्रोसेस चल रहा है और आगे चलता रहेगा। तो हमारा चौथा तरीका होगा। अब हम बात करते हैं नॉर्मली इस वीडियो के बारे में, जो मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, जो रियलिटी बताना चाहता हूँ उसके बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं पूर्व राजनयिक के बारे में जो कि कतर में थे भारत की तरफ से। ठीक है, अब कतर में भारत के पूर्व राजनयिक और विदेशी मामलों के एक्सपर्ट के.पी. फैबियन का कहना है कि कतर 8 भारतीयों को फांसी नहीं देगा। वो भी ये मानते हैं कि भारतीय राजनयिकों को फांसी के फंदे पर लटकाने से बचाने के भारत सरकार के पास इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का रास्ता है। उन्होंने कहा कि भारत के पास सबसे अच्छे 2 रास्ते, एक तो यह कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद, जो वहां के शेख हैं, अल थानी से सजा माफ करने के लिए अपील की जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं कि अगले ही दिन माफी मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अपील करने की एक सीमा तय हो कि उतने समय के बाद ही अपील की जा सकती है। ठीक है, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की जाए। मतलब वहाँ के शेख हैं, उनका नाम है अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, उनसे भी भारत सरकार कह सकती है सजा माफ करने के लिए। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है भाई कि दिया और आज अगले दिन हो गया। ऐसा नहीं, समय सीमा तय हो सकती है, उसके उस समय सीमा में जो भी रिजल्ट है और जो भी हो वो सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने ऑप्शन सारे देख लिए, सारे ऑप्शन कि कैसे हम लोग बचा सकते हैं अपने पूर्व 8 सैनिकों को। अब बात करते हैं थोड़ा कि इन पे आरोप क्या है, कि इनको फांसी की सजा दे दी गई। इन पे जो आरोप है वो आरोप है कि ये कतर में रह के इजराइल के लिए जासूसी करते। या राइट, आपने बिल्कुल सही सुना है कि ये इजराइल के लिए
जासूसी कर रहे थे, जिसके चक्कर में इनको गिरफ्तार किया गया था। और मैं बताता हूँ ये कतर में एक्चुअली कर क्या रहे थे, मतलब जो जो इनका जो काम धाम जो भी मैं बताता हूँ उसके उस पर भी मैं आपके आ रहा हूँ, मैं उसको भी आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये जितने 8 सैनिक हैं, ठीक है, ये सभी डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। कटर में क्या कर रहे थे, मैंने इसका आपको बता दिया कि एक कंपनी थी, इसमें काम कर रहे थे, ठीक है। इस निजी फर्म का स्वामित्व रॉयल ओमानी एयरफोर्स के एक रिटायर्ड सदस्य के पास है। जो ये कहना चाहते हैं, रॉयल ओमानी एयरफोर्स का कोई रिटायर्ड सदस्य होगा, वो इसका ओनर है इस फर्म का। यह प्राइवेट फर्म कतर के सशस्त्र बलों को परीक्षण और संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराती थी। समझ कि हमारे पूर्वार्ध सैनिक क्या करते थे कतर में और क्या कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने बात खुलासा कर दिया कि अभी तक क्या ऑप्शन थे, वो कटर में क्या कर रहे थे। उसका 8 पूर्व भारतीय सैनिकों पर क्या आरोप है, सबसे मेन मुद्दा। सजा तो दे दी गई, आरोप क्या है मैंने आपको बताया जासूस। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। इसे लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। पिछले साल 8 अगस्त 2022 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन भारतीय नागरिकों पर आरोप है कि वे इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और कतर के प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी इजराइल भेजा जा रही थी। इस मामले में गौर कीजिएगा इस लाइन पे, इस मामले में कंपनी के मालिक की भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उन्हें नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया था। जो पूर्व अधिकारी था, जो उस फर्म का मालिक था, उसको भी 2022 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2022 में ही उसको छोड़ दिया गया, ठीक है। क्यों छोड़ा गया इसका कोई अभी तक वो नहीं है, क्या उस पर कार्रवाई हुई, क्या हुआ, जो भी मैटर हो हमें नहीं पता, ना किसी न्यूज आर्टिकल या किसी चीज में लिखा हुआ। तो यहाँ हमने सारी बातें कर ली, हमने क्या क्या पॉइंट से भारत के पास बचाने के लिए वो बता दिया आपको, क्या आरोप थे वो बता दिए, पूर्वार्ध सैनिक कौन थे वो बता दिए, किस कटर में क्या करे तो बता दिया, आरोप क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अब प्रेजेंट टाइम में चल क्या रहा है, मुद्दा क्या है, चीजें क्या हो रही है, कहां तक बात पहुंची, क्या मैटर हुआ, ठीक है। तो मैं आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, और पॉइंट बहुत जरूरी है इन सैनिकों को बचाने के लिए, मैं बता देता हूं। भारत की तरफ से इसकी कोशिशें की जा सकती है मौत की सजा, लेकिन अब इसका मैं मेन मुद्दा आपसे ऐड करने जा रहा हूँ, वो जरूर सुनिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2015 में भारत और कतर के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसके तहत कतर की जेल में बंद मतलब जैसे कतर की जेल में जो भारतीय बंद है और भारत की जेल में जो कतर बंद है, उसका अदला बदली करके वो फांसी से रुक जाएगी, और जो भी मुकदमा है वो उन सैनिकों के ऊपर उनके देश में चलाया, जैसे भारत के कतर में तो उनके ऊपर भारत उनको भेज दिया जाएगा, उनको भारत में चलाया जाएगा, ठीक है। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 2 दिसंबर 2014 को मोदी की कैबिनेट की बैठक हुई, ठीक है। इस बैठक में कतर के साथ कैदियों की अदला बदली संधि ट्रीटी ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स पर मोहर लगा गई। संधि पर मोहर लगने के बाद अगले ही साल 24 मार्च 2015, डेट याद रखना, 24 मार्च 2015 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत के दौरे पर आए। इस दौरान भारत और कतर के बीच कैदियों के प्रत्यार्पण को लेकर करार किया गया, ठीक है, समझ गया तक। इस संधि के मुताबिक अगर कतर की जेल में कोई भारतीय कैदी बंद है तो भारत उसे बाकी की सजा भुगतने के लिए भारत भेजने की मांग कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही भारत को भी करना होगा, जैसे अगर कतर का कोई कैदी भारत में बंद है तो कतर उसे भेजने की मांग कर सकता है। तो ये तो हमने संधि की बात कर ली, जो एक सबसे मेन पॉइंट है भारतीय सैनिकों को वहां से सजा बचा के भारत में उनके ऊपर मुकदमा जो भी चलाने के लिए, तो इसके ऊपर भी कर सकते हैं। परजेंट की बात बताता हूं, जो परजेंट की बात चली कतर में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को पहले वहां फांसी दी गई थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन तब वहां यह मुश्किल थी कि अगर कतर की कोर्ट अपने इस फैसले पर कायम रहती तो पूर्व अफसरों को भारत वापस लाना मुश्किल हो पाता। लेकिन अब कतर की प्रेजेंट टाइम की बात है, अब कतर की अदालत ने अपने फैसले को बदलते हुए फांसी की सजा पर रोक लगा दी। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, प्रेजेंट टाइम में कतर की कोर्ट ने जो फांसी सजा हुई थी पूर्व सैनिकों को उस पर रोक लगा दी है, लेकिन सभी पूर्व नेवी अफसर कतर की जेल में बंद, मतलब फांसी की सजा अभी रोक लगा दी, उनको फांसी नहीं दी जाएगी, फांसी से अभी वो बच्चों को, लेकिन अभी भी वो वहीं की जेल में बंद है। अब इसका आगे क्या होता है इसको भी मैं आपको बताऊंगा, क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि वो संधि के बारे में, तो उस संधि के रिगार्डिंग ही अब भारत सरकार मांग कर सकती है कि उनका जो
भारतीय नौसेना के बंद अधिकारी कटर में उनको इंडिया भेज दें, और अगर कटर में कोई होंगे कैदी तो उसको वहाँ भेज देंगे, और आगे की जो सज़ा या फिर कोर्ट के जो भी होंगे वो उन सैनिकों के ऊपर अब यहाँ जाके चलेगा। तो ठीक है, यहाँ तक हमने सारी बातें क्लियर कर ली। अब वेट कीजिए थोड़ा सा। भारत सरकार ने ये संधि कुछ देशों के साथ की है, मैं बता देता हूँ कौन कौन से देश है। ब्रिटेन, मॉरिशस, बुल्गारिया, ब्राजील, कंबोडिया, मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, श्रीलंका, यूएई, मालदीव, थाईलैंड, तुर्की, इटली, बोस्निया और हर्जोगोविना, इजराइल, रूस, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया है। इसके साथ ही कनाडा, हांगकांग, नाइजीरिया और स्पेन के साथ इस संबंध को लेकर बातचीत पूरी हो गई। तो ये सारे देश है जिनके मैंने नाम लिए, जिसके साथ संधि समझौता चल रहा है, और कुछ इसमें 3-4 देश है जिनका समझौता पूरा हो चुका है, मतलब पूरी बात हो चुकी है और समझौता मतलब डन हो चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे इस वीडियो अभी तक 2022 से लेके 2023 का दिसंबर चल रहा है, और अभी तक प्रेजेंट सिचुएशन में जो जो चीज़ें हो चुकी है, जो जो चीज़ होनी थी, सारी चीज़ें हो चुकी है। फांसी से पे रोक लगा दी हमारे देश के लिए, बहुत बड़ी बात है। अभी 1 महीने पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मिले थे, जो कि वहाँ के अधिकारी से, वहाँ के आई थिंक शेख से, तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आया है हम लोगों के पास। एंड अब आगे क्या होता है उसकी जानकारी मैं आपको सेकंड पार्ट में दूंगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपने वीडियो अगर यहाँ तक देखी हो तो थैंक यू सो मच, और अपना प्यार आप लोग मुझे दें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, वीडियो शेयर करें, ताकि ऐसी जानकारी आप लोगों तक मिले और आप लोगों का प्यार मेरे पे बना रहे। थैंक यू सो मच गाइस।